हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो चैप्टर्स हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर्स के, उनको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो आजकल जो हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं वो आपके जो कंपार्टमेंट के एग्जाम है उसके बेसिस पे चल रहे हैं, उसको ध्यान पे रखते हुए चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज से हम आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके हम जो है आपके टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको इन टॉपिक्स को जो भी आज डिस्कस किए जा रहे हैं या आने वाली क्लासेस में जो भी डिस्कस किया जाएगा उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश, परावर्तन। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लाइट क्या होता है। लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। बेसिकली प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा है, ठीक है, एनर्जी है, जिसके कारण हम देख पाते हैं, ठीक है, जिससे हमें देखने की अनुभूति होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। और आपने ये जो है छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हमें कोई भी वस्तु क्यों दिखती है, क्योंकि उस पर प्रकाश पड़ता है, उस वस्तु की सतह से वो रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तित होता है और हमारी आंखों पे पड़ता है, जिस कारण हमें वस्तु दिखाई देती है। यानी हमें एक जो है प्रॉपर्टी आपकी लाइट की पता चली कि उसकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, रिफ्लेक्शन है यानी परावर्तन, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु की सतह से टकराने पर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की घटना, यानी कि जब भी कोई भी प्रकाश किसी भी सतह पर पड़ती है, उससे टकराती है, फिर वो उसी मीडियम से पे चली जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है जिससे वो आती है। इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। Light is a form of energy that produces in us the sensation of sight. प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करता है। Reflection of light is a phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking the surface of any object. प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु की सतह से टकराने पर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की घटना। अब जैसे कि अगर हम परावर्तन की बात करें, रिफ्लेक्शन की बात करें, तो जो रिफ्लेक्शन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे जो सामान्य उदाहरण जो आप देखते हैं वो आपका मिरर है यानी दर्पण है। दर्पण से आप ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, ठीक है। तो हम ये समझते हैं कि जब भी परावर्तन होता है तो आपका जो रेज है, जो लाइट की रेज है, प्रकाश की किरणें हैं, उनमें क्या होता है और उसके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डिस्कस कर लें। अब आपको यहाँ पे जो है स्लाइड में एक फिगर दिख रही होगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं मिरर का यानी दर्पण का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, दर्पण है, ये आपका क्या है, मिरर है। अब क्या होता है, बेसिकली ऐसा होता है कि जो कोई भी वस्तु है, चाहे वो आपकी दीप्त वस्तु है, ठीक है, ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट है, या कोई भी वस्तु है जिससे क्या हो रहा है, प्रकाश जो है दर्पण पे पड़, तो जो प्रकाश किसी वस्तु से दर्पण पर पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं यानी अपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या करती है, एक बिंदु पे, मान लीजिए बिंदु ओ पे, वो क्या करती है, दर्पण से टकराती है। टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है और उसी माध्यम में चली जाती है जहां से वो आई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी एओ है ये क्या है, इंसिडेंट रे है यानी अपतित किरण है, ठीक है। ओबी जो है ये आपकी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है यानी परावर्तित किरण है। अब जो इस पे पड़ रही है, दर्पण पे पड़ी, वो क्या हो गई, अपतित किरण, जो यहाँ टकराने के बाद फिर चली गई उसी माध्यम में, उस किरण को हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। अब
एक जो है एक लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन हम सोचते हैं, जो कि आपके दर्पण के क्या होती है, लंबवत होती है, नॉर्मल होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। ये आपका क्या है, अभिलंब या नॉर्मल। अब अगर हम बात करें कि नॉर्मल यानी अभिलंब और अपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी अपतन कोण कहते हैं। इसे आप एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कोण आई। वहां एंगल जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, इसे हम एंगल आर यानी परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें ये समझ में आया होगा कि अपतित किरण क्या होती है, इंसिडेंट रे क्या होती है, अभिलंब या नॉर्मल क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो। अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन के नियम की। तो परावर्तन के आपके दो नियम है, ठीक है, दो नियम है। तो ये जो नियम है, पहला नियम आपका है कि जो इंसिडेंट रे होती है यानी अपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होता है, ये सब एक ही तल पे होते हैं, एक ही जो आपका प्लेन होता है उस पे लाई करते हैं। दूसरा है कि जो आपका एंगल आर है वो बराबर होता है एंगल आई के, यानी जो आपका परावर्तन कोण है वो हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है। तो ये आपके क्या है, दो लॉ है रिफ्लेक्शन के, और ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस आर द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। परावर्तन के दो नियम, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। नेक्स्ट है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आर बराबर एंगल आई। परावर्तन कोण हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है, तो कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिफ्लेक्शन के लॉ है, यानी परावर्तन के नियम। अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, उसमें इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्माण कैसा होता है, या जो आपका प्रतिबिंब होता है उसकी क्वालिटी यानी उसका जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कैसा, ठीक है, उसकी विशेषताएं हम पढ़े। तो समतल मिरर वह मिरर होता है, वह दर्पण होता है जिसकी सतह कैसी होती है, समतल होती है। आपने ये जो है आपकी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो ये आपकी एक प्लेन मिरर होता है। अब क्या होता है, बेसिकली हम इसके आगे एक ऑब्जेक्ट को यानी किसी वस्तु को रखते हैं। तो जब भी हम इस पे किसी वस्तु को रखते हैं तो इसकी जो इमेज है, इसका जो है जो आपका इसका प्रतिबिंब है वो बनता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, क्योंकि ये जो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, इसके माध्यम से जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है या आपका जो इमेज बन रही है वो दर्पण के पीछे बनती है। वो कभी भी हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन में, किसी पर्दे में प्राप्त नहीं होती है। इसका अर्थ ये है कि जो प्लेन मिरर होता है, समतल दर्पण होता है, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं कि सामने एक वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट रखी है, इससे जो किरणें हैं वो आपके प्लेन मिरर पे पड़ रही है, प्लेन मिरर पे पड़ी, ठीक है, प्लेन मिरर पे पड़ी और फिर क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुआ, हमारे आंखों तक पहुंची और हमें ऐसा लग रहा है कि जो इसकी जो इमेज बन रही है वो दर्पण के पीछे बन। तो यानी हमारी जो इमेज है वो दर्पण के या मिरर के पीछे बन रही है। तो ये एक ऐसी इमेज है, वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। इसे आप क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी जो आपका समतल दर्पण होता है,
जो आपका समतल दर्पण होता है वो पहला कैसी इमेज बनाता है, कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी यानी वर्चुअल इमेज। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है कि जितनी दूरी पे आप दर्पण से वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। जितनी दूरी पे आप दर्पण के आगे वस्तु को रखोगे उतनी ही दूरी पे जो इमेज है वो दर्पण के पीछे बनेगी। यानी आगे यानी दर्पण से जो वस्तु है उसकी दूरी और दर्पण से जो इमेज है प्रतिबिंब है उसकी दूरी दोनों कैसी होंगी, बराबर होगी। ठीक है। अगर यहाँ पे आपने सपोज 20 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी है तो दर्पण के पीछे जो इमेज बनेगी वो भी 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। इस लॉजिक को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस लॉजिक से आपके क्या हो जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये हो। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, वस्तु की, तो जितना वस्तु का साइज होता है वही साइज इमेज का होता है। यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज है प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें तीसरा जो आपका है उसको अगर आप समझ सकते हैं, सॉरी चौथा जो है आपकी प्रॉपर्टी से आप समझ सकते हैं इसको हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, जब हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट में जो फिगर है ये वाली जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो दर्पण के आगे खड़ा है। उसने क्या किया, अपना जो राइट हैंड है उसे बाहर यूं करके बाहर रखा। ठीक है। या अपने हाथ को इस तरीके से खींच दिया, इस तरीके से आगे बढ़ा है। तो दर्पण में कैसा लग रहा है कि उसने लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ाया। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है लेटरल इन्वर्जन की, और ये हमें जो है या जो आपका लेटरल इन्वर्जन की जो प्रॉपर्टी होती है ये आपको कहाँ पे दिखती है, प्लेन मिरर में यानी समतल दर्पण। और एक और प्रॉपर्टी है कि जो आपकी दर्पण की जो ये समतल दर्पण है, ये जो इमेज बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है, वो बराबर साइज का तो होता ही है, साथ ही साथ सीधा भी होता है यानी इरेक्ट होता है। ठीक है। सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इन अ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, पहला है वर्चुअल, इरेक्ट, of the same size as the object, as far behind the mirror as the object in front of the mirror। पांचवा है लेटरली इन्वर्टेड, यानी लेटरल इन्वर्जन की यहाँ पे बात हो रही है। समतल दर्पण में वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला है आभासी यानी वर्चुअल, यानी ऐसी इमेज जो हमें किसी भी स्क्रीन या फिर किसी भी पर्दे पे प्राप्त नहीं होती। दूसरा इरेक्ट यानी सीधा। तीसरा वस्तु के समान आकार का, ठीक है, जैसा वस्तु का साइज है उसी साइज। चौथा दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर दर्पण के सामने है, यानी वस्तु को जितनी दूरी पर दर्पण के आगे रखा गया है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा है पार्श्व रूप से उल्टा यानी लेटरल इनवर्स। ये आपके परावर्तन के नियम है इन्हें। ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटरल इन्वर्जन की। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, या आपको जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट जो पिक्चर है यहाँ पे दिख रहा है कि एक आदमी जो है दर्पण के आगे खड़ा है और उसने अपना राइट हैंड क्या किया, अपना स्ट्रेच किया। ठीक है, बाहर की तरफ करा, तो ऐसा लग रहा है उसने क्या किया, अपना लेफ्ट हैंड आगे स्ट्रेच किया। इसी प्रॉपर्टी का जो है उपयोग आपकी जो एम्बुलेंस है उसमें किया जाता है। जब भी एम्बुलेंस की जो होती है उसमें जब भी एम्बुलेंस लिखा जाता है तो आपका लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, बायां से दायां नहीं, दाहिने से बाएं की ओर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, तो ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि एम्बुलेंस में किसी पेशेंट को लेके जाया जाता है। तो अगर एम्बुलेंस चल रही है और उसके आगे कोई गाड़ी है और वो व्यक्ति अगर अपने दर्पण से, यानी जो उस पे दर्पण लगा है, मिरर लगा है, उससे अगर वो पीछे देखता है तो उसे एम्बुलेंस ठीक तरीके से लिखता हुआ दिखाई दे। इसलिए जो आपका एम्बुलेंस होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। तो ये भी आपका एक
जो है क्वेश्चन बन जाता है कि एम्बुलेंस को लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं ओर ना लिख के दाहिने से बाईं ओर क्यों लिखा जाता है? तो इसका रीजन यही है कि अगर कोई व्यक्ति आगे है वो अपने गाड़ी से, गाड़ी का जो उसका मिरर है, पार्श्व दर्पण है, ठीक है, जो दर्पण है, उससे जब उस गाड़ी को देखता है तो उसको सीधा लिखा हुआ दिखाई दे और वो जान पाए कि पीछे एम्बुलेंस है और वो उसे जगह दे, ठीक है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा। अब हम बात करते हैं मिरर के टाइप्स की, यानी दर्पण के प्रकार की। तो अभी हमने समतल दर्पण पढ़ा, एक प्रकार वो था। अब दूसरा हमारे है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो बेसिकली अगर हम गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण जो है वो एक बड़े गोले का, एक बड़ा स्फेयर होता है, ठीक है, मिरर का एक गोला होता है, उसका भाग होता है। तो कोई बच्चा बता सकता है कि जो आपके दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके नाम क्या क्या होते हैं? जीआईसी, केला, खेरा। कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? रोहिणी। ठीक है रोहिणी बेटा, आप बताइए कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? मैम दो कौन प्रकार कौन के से होते हैं होते हैं? गोलीय दर्पण। हाँ जी, वेरी अवतल गुड। कौन दर्पण कौन से और होते हैं? उत्तल दर्पण। वेरी गुड, वेरी अवतल गुड। और उत्तल। बच्चे क्लैपिंग बजाएंगे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो हमारे पास, बैठ जाइए आप। तो हमारे पास जो गोलीय दर्पण होते हैं, स्फेरिकल मिरर होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर होता है, यानी उत्तल और अवतल दर्पण, ठीक है। अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, वो एक बड़े जो मिरर का गोला होता है उसके भाग, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के जो दर्पण होते हैं, वो आपके कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, जिसे आप इंग्लिश में कॉन्केव मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या होता है? उत्तल दर्पण, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका अवतल दर्पण होता है वो कैसा होता है, वो इस तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको पॉलिश किया जाता है इधर से, और ये जो सतह होती है, ये वाली जो सतह है, ये आप देख रहे हैं, पीछे की सतह इसकी क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। और जो ये आगे की सतह है, यहाँ पे से क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन यहाँ पे से होता है, ठीक है। तो इसे आप क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। ये किस तरीके की फॉर्म में है? केव की फॉर्म में है, ठीक है। इसका जो तल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्तल दर्पण। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है। इस तरीके का आपका उत्तल दर्पण होता है। और ये जो लाइन है, यहाँ पे अब मैंने लाइन बनाई है, ये यहाँ पे ये बता रही है कि यहाँ पे से इसे पॉलिश किया गया। क्या किया गया है? पॉलिश किया गया है। और जो रिफ्लेक्शन होता है या जो भी परावर्तन होता है वो सतह के इस तरफ से होता है, यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। यानी अगर आपकी प्रकाश की किरणें आप डालोगे, इधर से डालोगे, यहीं से क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो। और ये जो पीछे का हिस्सा है ये क्या होता है? पेंटेड होता है, यहाँ पे पॉलिश किया जाता है। वैसे ही अगर आप अवतल दर्पण की बात करें तो ये जो हिस्सा होता है अवतल दर्पण का, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है, यानी यहाँ पे रेस पड़ेंगी और वो क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। तो आपका जो अवतल दर्पण है, ये जो आपका अवतल दर्पण है ये आपका ये है, और आपका उत्तल दर्पण जो है आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका अवतल और उत्तल दर्पण हो गया, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है। तो ये आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक बड़ा गोला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में। तो इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला जो ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे की सतह पॉलिश होगी, आगे से क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस या परावर्तक सतह बन जाएगी। इसी तरीके से गोले का ये वाला जो भाग है वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाता है, यानी उत्तल दर्पण बन जाता है। इसकी जो है ये वाली जो सतह है इसे पॉलिश किया जाता है, और ये वाली सतह आपकी क्या हो जाती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक सतह। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये गोले होते हैं, ठीक है, ये गोले का एक भाग है। तो इस गोले का जो सेंटर होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा सी, सेंटर, ठीक है, सी दिखाई दे,
इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे आप क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र होता है जिसका दर्पण एक भाग है। यानी अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस गोले का वो दर्पण भाग है, उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, और इसे आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोल की। पोल क्या होता है? जिसे ध्रुव कहते हैं। तो पोल जो है वो आपका जो दर्पण है, दर्पण का जो बीच का पॉइंट होता है, जहां से आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस जहां से गुजरती है, ठीक है, उसको हम पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। दर्पण के गोलाकार सतह के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, यानी द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर। दर्पण का पोल कौन सा हिस्सा होता है? उस दर्पण के जो बीच का, जो उसका केंद्र होता है, जो उसका सेंटर होता है, जहां से आपकी प्रिंसिपल एक्सिस या जो आपकी मुख्य अक्ष है वो जिससे पास होती है, उसी को हम पोल कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? दर्पण के बीच में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एफ, यानी फोकस। तो बेसिकली फोकस क्या होता है? फोकस वह बिंदु होता है, फोकस वह बिंदु होता है अगर आप जो दर्पण है, गोलीय दर्पण आपके पास है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास गोलीय दर्पण है, ठीक है, ये आपका क्या है? गोलीय दर्पण है। ठीक है, अब ये क्या हो जाती है? ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता केंद्र। ठीक है, ये ध्रुव है। ये मैंने आपको समझा दिया कि वक्रता केंद्र क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, यहाँ पे होगा आपका ध्रुव। ठीक है, तो ये क्या है? जो लाइन यहाँ पे ज्वाइन कर रही है, इससे जा रही है, ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन होती है या आभासी लाइन होती है जिसे हम समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? आपकी मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या होती है? मुख्य अक्ष, जिसे आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष। यह दर्पण के ध्रुव के उसके वक्रता केंद्र से मिलने वाली सीधी रेखा। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी? जो लाइन यहाँ से गुजर रही है, इसको आप मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब जब भी किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो है इस दर्पण पे पड़ती है, जब भी किरणें इस मुख्य अक्ष के समानांतर इस दर्पण पे पड़ती है, तो परावर्तन के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के बाद या रिफ्लेक्शन के बाद वो एक बिंदु से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? एक बिंदु से गुजरती है। यहाँ पे परावर्तन हुआ इस बिंदु पे, अब यहाँ से ये गुजर गई। इसी तरीके से यहाँ पे परावर्तन हुआ, इस बिंदु से ये गुजरी। तो ये जो बिंदु होता है, ठीक है, जहां से ये गुजर रही है, उसे हम फोकस कहते हैं। समझ में आया आपको? बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास जो भी गोलीय दर्पण है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, उसका जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर अगर किरणें उस दर्पण पे पड़ती है, तो क्या होता है? वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु से गुजरती है। चाहे वो कितनी भी किरणें हैं, कितनी भी सारी रेज है, वो उसी बिंदु से गुजरेगी अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो वो कहाँ से गुजरती है? एफ जो है एक बिंदु से गुजरती है, जिसे आप फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे एफ है। ठीक है, फोकस है। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया, पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो ये हमने आप इसकी जो बेसिक टर्म है वो हमने समझ ली। ठीक है, आपको समझ में आया ये कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है और फोकस क्या होता है? अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए। जीआईसी गजरौला, आपको ये समझ में आया कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है? अगर आपको समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कीजिए, वरना मैं रिपीट करती हूँ उसे। कोई भी बच्चा माइक ले लीजिए। जीआईसी गजरौला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपको समझ में आया कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होती है? हाँ जी,
नो मैम। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? नो मैम। ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं इसे दोबारा से बता देती हूँ, ठीक है? ओके। ठीक। तो बेटा जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फिगर है, ठीक है, तो हमने क्या बोला कि जो आपके स्फेरिकल मिरर होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं, वो एक बड़े गोले का भाग होते हैं, ठीक है, एक बड़े स्फीयर का भाग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फिगर है, यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर दिखाया गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, उसका शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। और उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो उसकी पॉलिश सरफेस होती है, यानी जहां से उसे पॉलिश किया गया है, वो यहाँ पे होती है, इसके पीछे। और आगे की सतह कैसी होती है? जहां से रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यानी उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का आकार इस तरीके से होता है, और इसकी ये वाली जो सतह होती है उसे क्या किया जाता है? पॉलिश किया जाता है। और इसकी जो ये सतह है, सामने की सतह है, यहाँ पे किरणें पड़ती है और परावर्तन होता है, ठीक है। आई होप आपको परावर्तन समझ में आया होगा। परावर्तन क्या होता है? जब भी किसी दर्पण में, ठीक है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, तो वो उससे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में, उसी जहां से वो आई है उसी तरफ जाती, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस तरीके से किरणें पड़ी और इधर चली गई, तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे, कुछ टर्म थी आपकी, जो कि आपकी पोल थी, यानी ध्रुव, फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र, ठीक है, ये हमने टर्म्स समझी थी। तो अब यहाँ पे से आप समझेंगे कि अगर हम बात करें इस गोले की, ठीक है, गोले का जो आपका स्फेरिकल मिरर है, गोले दर्पण है, वो एक बड़े गोले का भाग, तो उस गोले का जो केंद्र होगा, उसका जो सेंटर होगा, वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सी है, इस गोले में जो सी है, इस गोले में जो सी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसे आप क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोल की, यानी ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है? यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पोल है यहाँ पे। तो जो आपका दर्पण है, ये दर्पण है, इसका जो केंद्र होता है, ठीक है, उसको आप पोल कहते हैं, यानी ध्रुव कहते हैं। अब इस केंद्र और जो आपका वक्रता केंद्र है, इससे एक लाइन पास होती है, ठीक है। इस लाइन को आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, यानी मुख्य अक्ष, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? इतना आपको समझ में आया? यहां से फिगर से समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे फोकस की, ठीक है। अब अगर हम फोकस की बात करें, फोकस क्या है? ये एफ है, ये आपका क्या है? फोकस। इसकी अगर हम बात करें तो फोकस वो बिंदु होता है, फोकस वो बिंदु होता है जहां पर जो किरणें हैं, किरणें जो है वो इस मुख्य अक्ष के समानांतर जो है इस दर्पण पे पड़ती है, जो आपके सामने दर्पण है उस पर पड़ती है, और फिर उससे टकराने के बाद वो किरणें परावर्तित होकर फोकस से पास होती। तो वो बिंदु जहां पर सारी की सारी समानांतर किरणें परावर्तन के बाद गुजरती है, उसे हम फोकस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको आप इधर से समझ सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो आपके यहाँ पे ए फिगर है, ठीक है, ए डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किरणें हैं, ये वाली एक हम मान लेते हैं ए डैश किरण है, ये बी डैश किरण है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रही है? समानांतर है इसके। ये क्या है आपका? ये आपका मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर है, दर्पण से टकरा के कहाँ से पास हो रही है? फोकस से। तो चाहे किरणें ऐसी हो, चाहे आपकी किरणें इस तरीके से हो, ये समानांतर है इसके। ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है। और ये किरण जो है इस प्रिंसिपल एक्सिस के या मुख्य अक्ष के समानांतर है। इसी तरीके से ये भी इसके समानांतर है। तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद ये एक पॉइंट से गुजरती है, ठीक है। इसी को हम यहाँ पे बना देते हैं।
ये आपका सी। तो ये बिंदु जो है जहां से सारी की सारी जो समानांतर किरणें रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद पास होती है, उसको हम फोकस कहते हैं। ये समझ में आया आपको? फोकस क्या होता है? हाथ खड़ा कीजिए। जी आई गजरौला, कोई एक बच्चा खड़े हो जाइए। यस मैम। आपको समझ में आया कि फोकस क्या होता है? यस मैम। सबको समझ में आ गया है? जितने कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए वो समझ में आया आपको? मैम कुछ कुछ आया है। कुछ कुछ आया है? क्या यस नहीं आया मैम। ये पूछिए आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बच्चा पूछ सकता है, क्या प्रॉब्लम हुई आपको इसमें जो मैंने आपको समझाया ये? मैम अगर मुख्य कोई अक्ष भी, के बारे हाँ में जी, बताना है। किसके बारे में? मुख्य अक्ष, ठीक है। मुख्य अक्ष और फोकस। वक्रता केंद्र वह बिंदु है जिस, ठीक है, आपके पास एक गोला है, मैंने आपको बोला गोलीय दर्पण क्या होते हैं, एक बड़े गोले का भाग, ठीक है। तो जिस गोले यस का मैम। वो भाग होते हैं, उसका जो केंद्र होता है, जो उसका सेंटर होता है, उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हो कि आपको दो अलग अलग कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर यानी अवतल और उत्तल दर्पण आपको दर्शाए गए हैं, दोनों एक गोले के फॉर्म में भी दिखाए गए, ठीक है। तो उसका आप देख सकते हैं जो केंद्र है वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ध्रुव क्या होता है? ध्रुव यहाँ पे आप लिखा गया है ना, ये ध्रुव है। ध्रुव जो है वो दर्पण का जो केंद्र होता है उसे बोलते हैं। जो ये आपका स्फेरिकल मिरर है ना, जो आपका गोलीय दर्पण है, इसका जो केंद्र है, ठीक है, इसका जो केंद्र है वो आपका पोल, ठीक है। यस मैम। अब अगर हम बात करें, आप बैठ जाइए, अगर हम बात करें पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र की, तो इससे जो लाइन पास होती है, ठीक है, इससे जो लाइन पास होती है उसे हम मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भी हम जो है, जब भी जो ये दर्पण है, इन पे जैसे समानांतर किरणें डाली जाती है, किसके समानांतर? इस लाइन के। कौन सी लाइन? जिसे आप क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र और पोल यानी ध्रुव से पास होती है। इसके समानांतर जो किरणें आपके दर्पण में पड़ती है, आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, ये रे डायग्राम है, यहाँ पे दर्पण पे पड़ती है, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो क्या होती है? एक बिंदु से गुजरती है, जिसे आप फोकस कहते हैं, ठीक है, इसे आप फोकस कहते हैं। अब आपका एक पॉइंट रह गया था यहाँ पे, जो कि आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, तो वक्रता केंद्र क्या होता है? सॉरी, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता केंद्र और जो ध्रुव है इसके बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता के जो है त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी सी और पी के बीच की जो दूरी है, सी और पी के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसको आप वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रूल्स की, यानी जब भी आप किरण आरेख बनाएंगे तो कौन कौन से रूल्स को आपको फॉलो करना है, कौन कौन से नियमों को आपको जो है फॉलो करना है, जिससे आप रे डायग्राम यानी किरण आरेख बनाएंगे। तो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की यानी अवतल दर्पण के केस। तो ये आपका पहला फिगर है, ठीक है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इनको आपको समझना जरूरी है, इसी के जरिए आप जो है इसके जो किरण आरेख जो आते हैं, रे डायग्राम्स जो आपके आते हैं वो बना पाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझ के ही आप आगे बढ़ पाए। तो पहला जो है, पहला आप देख सकते हैं ये जो फिगर है, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने फोकस का कॉन्सेप्ट बताया आपको, अब यहाँ पे आपका वही कॉन्सेप्ट लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है? आपका कॉनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है,
और ये जो आपको ये दिख रही है ये क्या है, आपकी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। अब किरणें आ रही हैं, ठीक है, किरणें आ रही हैं और ये किरणें क्या है, समानांतर है, पैरेलल है, किसके, आपके जो ये मुख्य अक्ष है इसके पैरेलल है, ठीक है। देख सकते हैं आप ये जो किरण है, ये जो किरण आ रही है इस तरीके से, जो रे या किरण आ रही है और इस दर्पण पे पड़ रही है, ये कैसी है, ये समानांतर है इसकी, ठीक है, पैरेलल है इसकी। अब ये एक बिंदु पे टकराई, ठीक है, मान लीजिए ओ बिंदु पे ये टकरा के फिर ये कहाँ से गुजरती है, ये हमेशा फोकस से गुजरती। जो आपकी किरणें हैं जो समानांतर है किसके, मुख्य अक्ष के, वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। पहला नियम ये है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की, ये आपका दूसरा नियम है। दूसरा नियम इस नियम का बिल्कुल ऑपोजिट यानी उल्टा। क्या कहता है ये नियम कि अगर कोई भी किरण किसी दर्पण के फोकस से पास होती है, कोई भी किरण किसी दर्पण के फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, मान लीजिए ये बिंदु ओ है, ठीक है, ओ डैश मान लेते, चलो ओ डैश है, यहाँ पे टकराई ये किरण, टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद ये जो किरण है वो आपके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो जो सेकंड नियम है वो पहले नियम का बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्टा है। पहले नियम में किरण जो थी वो प्रधान अक्ष के समानांतर थी, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो फोकस से पास हो गई। दूसरे नियम में किरण फोकस से पास हुई, परावर्तन के बाद समानांतर हो गई आपके मुख्य अक्ष, ठीक है। ये आपका पहला और दूसरा हो। तीसरा क्या कहता है, अगर कोई किरण, ध्यान से सुनिएगा, थर्ड जो आपका नियम है, कोई किरण सी से यानी वक्रता केंद्र, सी क्या है, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, पास होने के बाद दर्पण से टकराती है, तो वो किस पथ से आई है, जहां से वो आई है उसी पथ से वो लौट जाती है। यानी इस केस में क्या होता है, आपको किरण जो रिफ्लेक्ट होती है वो उसी पथ से चली जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किरण इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आई, यहाँ पे बिंदु पे टकराई, ठीक है, इस ओ डैश बिंदु पे टकराई, यहाँ पे टकरा के फिर वापस उसी पथ से चली गई, जहां से आई वहां से ही चली। आपको ये समझ में आया थर्ड नियम, हाथ खड़ा कीजिए। तीसरा नियम आपको समझ में आया, जिस पथ से आएगी, यानी अगर कोई किरण वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, गुजरती है और फिर दर्पण पे पड़ती है, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो उसी पथ से वापस चली जाती है, लौट जाती है। आपको समझ में आया तो हाथ खड़ा कीजिए। इसमें कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका चौथा नियम, ठीक है। फोर्थ क्या कह रहा है कि अगर कोई किरण इस तरीके से दर्पण पे पड़ती, इस तरीके से आपके अवतल दर्पण पे पड़ती है कि वो कहाँ पे टकराती है, पोल पे टकराती है, तो जितना एंगल, देखो यहाँ पे क्या है, आपने जैसे कि हमने जब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, परावर्तन के नियम पढ़ रहे थे, तो हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जो एंगल नॉर्मल, ठीक है, और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है, यानी अभिलंब और अपतित किरण के बीच में बनता है, उसे हम एंगल आई यानी अपतन कोण कहते हैं। इसी तरीके से वह कोण जो कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आपकी किरण इस बिंदु P पे पड़ रही है, पोल पे या ध्रुव पे पड़ रही है, ये आपकी क्या है, इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है। इसी तरीके से जो पोल में पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, यानी परावर्तित किरण। और आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि अभिलंब यानी नॉर्मल और अपतित किरण के बीच में जो है आपका अपतन कोण बनता है, इंसिडेंट एंगल बनता है, और इसी तरीके से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में आपका परावर्तन कोण यानी एंगल आर बनता है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, जो पोल पे टकराती है, ध्रुव पे टकराती है, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर बन रहा है, किसके साथ, मुख्य अक्ष के साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ये जो एंगल आई और एंगल आर होते हैं ये बराबर होते हैं, ठीक है। फोर्थ नियम में एंगल आई और एंगल आर बराबर होते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपको? हाथ खड़ा कीजिए अगर समझ में आ गया है तो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपके 4 नियम हैं, इसी के अनुसार आपके जो किरण आरेख है वो बनेंगे। और ये जो किरण आरेख है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और ये देखना है कि कहाँ पे आपकी जो है प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, और उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा जो किरण आरेख बनता है उसकी। तो पहला जो आपका केस है, पहला हम मान रहे हैं कि जो वस्तु है वो इन्फिनिटी पे है, यानी अनंत पे है, ठीक है, वस्तु अनंत पे यानी बहुत दूरी पे रखी थी। अब जो वस्तु बहुत दूरी पे रखी जाती है उसकी जो किरणें होती है उनको हम समानांतर लेते हैं। कैसा लेते हैं? समानांतर, यानी पैरेलल रेज लेते हैं, ठीक है। तो वस्तु बहुत दूरी पे है, अनंत पे है, ठीक है। अब वहां से किरणें आ रही, किरणें आई, ठीक है, प्रकाश की किरणें आई, वो किस पे पड़ेंगी? आपकी कॉनकेव मिरर पे, यानी अवतल दर्पण पे। यहाँ पे हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अवतल दर्पण पे पड़ेंगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो समानांतर किरणें हैं जब वो अवतल दर्पण पे पड़ेगी या दर्पण पे पड़ेगी तो वो हमें जो है फिर फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि जो आपकी समानांतर किरणें हैं वो आएंगी पैरेलल रेज बनके, ठीक है। पैरेलल रेज आई, आपकी जो दर्पण है उस पर पड़ी, टकराने के बाद तो ये सारी किरणें फोकस पे से पास होगी। तो यानी यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो फोकस पे बस, कहाँ पे बनेगी? फोकस पे बनेगी। यानी जब भी वस्तु, ये वस्तु की पोजीशन है यानी वस्तु की स्थिति, तो जब भी वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ पे है, वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है, तो जो इमेज है यानी प्रतिबिंब जो है वो आपका कहाँ पे बनेगा? फोकस पे, एफ पे यानी फोकस पे, ठीक है। अब अगर हम इसके नेचर की बात करें यानी प्रकृति की बात करें, किसकी प्रकृति? प्रतिबिंब की प्रकृति की अगर हम बात करते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें इमेज मिल रही है वो एफ पे मिल रही है, ठीक है। प्रतिबिंब हमें एफ पे मिल रहा है, ठीक है, और कहाँ पे है? दर्पण के लेफ्ट साइड। तो यानी हमें जो ये प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है ये हमें किसी पर्दे पे प्राप्त होएगा, ठीक है, ये हमें पर्दे पे प्राप्त होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो हमारी इमेज है वो रियल है यानी वास्तविक है। दूसरा, ये रियल होगी, वास्तविक होगी, इसके साथ साथ ये कैसी होगी? इन्वर्टेड यानी उल्टी या उल्टा प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा। तीसरा, इसका आकार कैसा होगा? पॉइंट साइज का, क्योंकि सारी की सारी जो है किरणें वो एक ही बिंदु पे मिल रही है, तो इसका जो साइज होगा वो कैसा होगा? पॉइंट साइज यानी बिंदु के आकार। तो पहला जो आपका रे डायग्राम है वो क्या है कि आपने वस्तु कहाँ रखी है? अनंत पे रखी है, वहां से किरणें आ रही हैं, तो आप हमेशा ऐसी ही समानांतर किरणें बनाएंगे। फिर ये आपकी दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद ये आपके फोकस से पास हो जाएगी, एफ से पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसका कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? अनंत पे है, फोकस पे हमने इमेज बनाई है, और इसकी प्रकृति है वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ इसकी जो क्वालिटीज हैं,
कहाँ पे आपने वस्तु रखी है, कहाँ पे इमेज बन रही है, उसकी जो प्रकृति है, नेचर है प्रतिबिंब का, वो भी आपको लर्न कर। नेक्स्ट है, हमने जब वस्तु को सी के पीछे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने पहले अनंत पे रखा था इसलिए आप पैरेलल रेस दिखा रहे हैं डायरेक्ट, पर यहाँ पे आप ना वस्तु को इस तरीके से बी ए के रूप में दिखा सकते हैं। तो ये आपकी वस्तु है। तो आप यहाँ पे आप देखिए कि एक जो किरण है, वैसे तो वस्तु जो होती है, वस्तु से अनेक किरणें निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो हमें कम से कम 2 किरणें तो चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 किरणें ले रहे हैं। एक किरण आप देख सकते हैं बी से जो निकल रही है, वो आपकी जो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, इसके क्या है, समानांतर है। अब समानांतर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक बिंदु से टकराएगी, टकराने के बाद कहां से गुजर रही है, फोकस से। ये बिंदु क्या है, फोकस, एफ, फोकस से गुजर रही। अब दूसरी किरण हम ले रहे हैं। दूसरी किरण कौन सी ले रहे हैं, वह किरण जो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही। तो दूसरी जो किरण है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो किरण वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, थर्ड वाला डायग्राम, ठीक है, ये थर्ड वाला, ये वाला डायग्राम, तो जिस पथ से वो आई है उसी पथ से वो वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद। तो यहाँ पे भी जो आपकी किरण हमने बी से ली है, दूसरी किरण, ठीक है, ये बी से यहाँ से इधर से गुजरी, सी से गुजरी यानी वक्रता केंद्र से गुजरी और यहाँ पे टकराई, ई मान लीजिए, इस बिंदु पे टकराई और फिर ये यहीं से ही क्या हुई, वापस हो गई, यहीं से वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली। अब आप देख सकते हैं कि ये किरण जो कि एफ से पास हो रही है, ठीक है, जो ये एफ से पास हो रही है और जो आपकी ये सी से पास हो रही है, ये दोनों एक बिंदु पे यहाँ पे क्या हो रही है, एक दूसरे को काट रही। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, यानी यहाँ पे आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इस ये जो है आपका बी बिंदु को दर्शाएगा। आप इस तरीके से एरो बना देंगे तो इसको आप बी डैश ले लेंगे, ठीक है, बी बिंदु का प्रतिबिंब बी डैश, ए बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पे ए डैश। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है, ये आपका प्रतिबिंब बन गया। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रतिबिंब बनेगा। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी नेचर की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो मिला है हमें वो दर्पण के आगे मिला है, इसके फ्रंट पे मिला है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये हमें पर्दे पे प्राप्त हो सकता है। तो रियल यानी वास्तविक आपका प्रतिबिंब होगा। दूसरा, आप ये देख सकते हैं कि इसका जो आकार है इस केस में बिंदु का आकार नहीं है, बिंदु से बड़ा है लेकिन वस्तु से छोटा है। यानी क्या होगा इसका आकार, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से छोटा, ठीक है, वस्तु से छोटा। तीसरा, आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रतिबिंब है वो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि उल्टा है। ए बिंदु का जो प्रतिबिंब है वो आपको नीचे की तरफ दिख रहा है और ऊपर है ये। तो यानी जो आपका प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड यानी उल्टा प्रतिबिंब। तो ये क्या हो गया, इसका नेचर हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे हमने लिखा है इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र सी के बीच में। और हमें इमेज कहाँ प्राप्त हो रही है, आप देख सकते हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे टेबल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इससे आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है, पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से आप लिखेंगे। तो ये हमारे 2 केस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे।
आपको ये दोनों डायग्राम समझ में आए तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है बेटा, आई होप आपने ये उतार दिया होगा। ठीक है, आपको इस तरीके से ये टेबल के फॉर्म में जो है पढ़ना है। अब हम चलते हैं अगले रे डायग्राम की तरफ। तो यहाँ पे हमने जो वस्तु है, वस्तु को हमने वक्रता केंद्र यानी सी पे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका सी है और ये आपकी वस्तु है, ये आपकी क्या है, वस्तु। अब इस वस्तु के जो वस्तु है, जैसे कि हमने पहले लिया है बी ए, ये वस्तु है। इसके बी बिंदु से हमने दो किरणें ली है। पहली किरण जो है आपकी, जो आपका ये मुख्य अक्ष है इसके समानांतर है। ठीक है, ये किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, आप देख सकते हैं। और ये क्या हुआ, डी बिंदु पे टकराई, डी बिंदु से पास होके ये फोकस से गुजर गई। ठीक है, इधर से गुजरी, इस तरीके से पास हुई और ये गुजर गई इधर से। ठीक है, इधर से गुजरी। नेक्स्ट जो हमने दूसरी किरण ली है वो हमने कहां से ली है, फोकस से पास होते। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था सेकंड प्रॉपर्टी थी, इसी के विपरीत थी। जो भी किरण फोकस से पास होगी, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद, वो प्रिंसिपल एक्सिस के यानी प्रधान अक्ष, जो आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपकी दूसरी किरण है, ये दूसरी किरण है, ये इस तरीके से फोकस से पास हुई, ई पे टकराई, ई बिंदु पे टकराई, टकराने के बाद ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से यानी मुख्य अक्ष के समानांतर। दोनों आपकी एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसे कि हमने पहला और दूसरा नियम देखा था कि जो किरण आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, टकराने के बाद वो फोकस से गुजरेगी, और कोई किरण जो फोकस से पास होगी, टकराने के बाद वो समानांतर हो जाएगी आपके मुख्य अक्ष की। तो ये दोनों हमने यहाँ पे रेज ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये दोनों जो रेज हैं, ये जो दोनों किरणें हैं, वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है। इसे आप बी डैश लेंगे, यानी ये बी का प्रतिबिंब है। ठीक है, अब आप इस तरीके से एरो बना देंगे तो ये बी डैश है, तो यहाँ पे आपका ये ए डैश। ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पे ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, बी ए डैश जो है वो आप, बी ए जो है वो आपका वस्तु है, और ए डैश बी जो है वो आपकी इमेज। ठीक है, अब वस्तु कहाँ पे रखा गया है, वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको जो इमेज मिली है, जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, वो भी आपको सी पे ही प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र पे ही प्राप्त हुआ है। तो आपको जो इमेज या प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो सी पे ही प्राप्त हुआ। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये आपकी वस्तु की स्थिति है, और ये आपकी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की यानी नेचर की। ठीक है, ये प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करते हैं। तो ये जो आपकी इमेज बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो दर्पण के आगे बन रहा है, यानी जो इमेज है वो कैसी है, रियल है यानी वास्तविक। ठीक है, रियल यानी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। इसका जो साइज है, ठीक है, जिसका आकार है, वो वही है जो वस्तु का आकार है, ना ये इससे छोटी है ना बड़ी है, यानी सेम साइज की। ठीक है, वस्तु के आकार की। तीसरा जो प्रतिबिंब होगा वो इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा प्रतिबिंब। तो ये इसकी क्या हो गई, प्रकृति हो गई यानी नेचर। सी है ये डायग्राम। अब हम चलते हैं अगले, जो आपका अगला डायग्राम है उसकी तरफ। इस केस में हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा है। ठीक है, आपकी वस्तु जो है वक्रता केंद्र सी, आप देख सकते हैं सी और एफ के बीच में ये आपकी वस्तु है। ठीक है, इससे हमने जो बी पॉइंट है इसका, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, जो बी बिंदु है वहां से हमने एक किरण ली जो कि आपकी, जो आपका मुख्य अक्ष है उसके समानांतर है।
इस तरीके से डी पॉइंट पे टकराई और फिर आप जानते हैं ये फोकस से पास हो जाए। ठीक है, दूसरी जो हमने किरण ली है, वो हमने जो किरण ली है वो कौन सी ली है, वह किरण ली है जो कि आपकी इस तरीके से यहाँ पे जो है ई पे टकराती है, ई बिंदु पे टकराती है और कहाँ से पास हो जाती है, सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से। अब ये जब हम दोनों को बढ़ाएंगे, मिलाएंगे, तो ये एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही हैं। ये बिंदु जो है आपका बी बिंदु का प्रतिबिंब है, यानी बी डैश है, और इस तरीके से आप एरो बना देंगे तो ये आपका ये ए डैश बी डैश जो हो गया, ये आपके पास प्रतिबिंब आ गया ए बी का। ठीक है, ये बी ए का जो है प्रतिबिंब आ गया है। अब हम बात करते हैं वस्तु कहाँ पे रखी गई है, सी और एफ के बीच में। सी क्या है आपका वक्रता केंद्र और एफ आपका फोकस। ठीक है, हमें प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हुआ, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, सी के पीछे। ठीक है, सी के पीछे। ठीक है, सी की इधर की तरफ, यानी सी और अनंत के बीच में, इन्फिनिटी के बीच में, अनंत के बीच में, सी और इन्फिनिटी यानी अनंत के बीच में। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति की, कि आपकी जो इमेज है उसकी प्रकृति क्या है। तो इसकी प्रकृति जो है, क्योंकि ये आपका मिरर के सामने है तो ये रियल इमेज होगी, आपको पर्दे पे प्राप्त होगी। तो कैसी इमेज है, रियल। ये रियल यानी वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये वस्तु से बड़ा है, इमेज कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, यानी एनलार्ज, यानी बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। और देख सकते हैं आप कि आपको उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी रियल का जो केस है उसके साथ हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनी है, यानी उल्टी इमेज बनी। तो इस तरीके से आप जो है ये फोर्थ केस जो है, जहाँ पे हमने चौथे केस में जहाँ पे हमने सी और एफ के बीच में वस्तु को रखा है, उसका किरण आरेख किस प्रकार से बनेगा। आई होप आपने इसे उतार दिया होगा। अब हम चलते हैं अगले केस की तरफ। तो जो अगला केस है वो है कि जब हम फोकस पे वस्तु को रखते हैं, यानी वस्तु कहाँ पे है, फोकस पे है। आप देख सकते हैं ये वस्तु है आपकी और ये आपका फोकस है एफ। ठीक है, अब ये जो वस्तु है इससे भी हम दो किरणें लेंगे। एक जो है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, तो ये आपकी फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, जो अपने बी बिंदु है वहां से आपने ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बी बिंदु से हमने यहाँ पे से एक किरण ली है, ये जो बी डी है, और ये फोकस से इस बिंदु से पास हो रही है, ये फोकस है। ठीक है, दूसरी किरण जैसे कि हमने पिछले केस में लिया, बी बिंदु से निकल रही है, ई पे टकराई और फिर वो आपका सी यानी वक्रता केंद्र से पास हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आपको यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिख रही, पैरेलल लग रही है रेस। ठीक है, दोनों समानांतर किरणें लग रही है। जो आपकी ये किरण है यानी बीई किरण है और एफडी किरण है, दोनों आपको बाद में देखो, आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो ये कैसी लग रही है, समानांतर लग रही है। तो ये कहाँ पे इमेज बनाएगी, ये इमेज बनाएगी, लेकिन कहाँ पे बनाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनाएगी, अनंत पे यानी इन्फिनिटी पे। यहाँ पे जो इमेज बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा, वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, यानी जब आप वस्तु को फोकस पे रखते हो, ठीक है, वस्तु का ये क्या है, वस्तु की स्थिति है, तो वस्तु कहाँ पे है, फोकस पे है। तो आपका जो प्रतिबिंब है, जो आपकी प्रतिबिंब है, वो कहाँ पे मिलेगा आपको, इन्फिनिटी पे, अनंत पे। जब F यानी फोकस पे वस्तु है तो इमेज कहाँ पे बनी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनी, अनंत पे। ठीक है, अब हम इसकी प्रकृति की बात करते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होगी। अब आप देख सकते हैं ये जो किरणें हैं वो पीछे मिलेंगी, ठीक है, एक पॉइंट पे मिलेंगी, तो यानी दर्पण के आगे मिलेगी।
ठीक है, दर्पण के आगे मिलेंगी तो ये जो प्रतिबिंब होगा वो आपका रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बहुत बड़ा होगा, इनफाइनाइटली लार्ज यानी बहुत बड़ा होगा। और इन्वर्टेड होगा यानी उल्टा होगा, यानी जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा इस केस में वो वास्तविक होगा, बहुत बड़ा होगा और उल्टा होगा। अब हम लेते हैं अगला केस, ठीक है, जो कि आपका लास्ट केस है। और इस केस में हम वस्तु को एफ और पी के बीच में रख रहे हैं, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में। आप देख सकते हैं ये आपका जो है वस्तु है, यहाँ पे रखी गई है, ये बी है, ठीक है। अब हमने इससे दो किरणें ली, ठीक है, इसका जो बिंदु पी बी है वहां से दो किरणें ली है। पहली किरण जो है वो बी डी है, जो कि आपके ये जो किरण है बी डी, ये जो है आपके जो आपका मुख्य अक्ष है इसके समानांतर है। डी पॉइंट से टकराने के बाद ये फोकस से पास हो जाती है, आप देख सकते हैं। दूसरी किरण हमने ली है जो बी से ई की तरफ जाती है, ई से टकराने के बाद वो सी से पास हो जाती है, यानी हमने कौन सी किरण ली है जो कि आपकी वक्रता केंद्र से गुजर जाती है, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं 2-3 डायग्राम्स में, ठीक है, आपने देखा अभी। अब ये जो दोनों किरणें हैं, यहाँ पे जो किरणें हैं ये आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही है। इससे पहले केस में दोनों समानांतर लग रही थी, तो ये इन्फिनिटी पे मिल रही थी, अनंत पे मिल रही थी। लेकिन इस केस में ये जो किरणें हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही, ठीक है, यानी दर्पण के आगे तो ये मिलेंगी नहीं, तो कहाँ पे मिलेंगी, दर्पण के पीछे, ठीक है। यानी इस केस में जो हमें इमेज प्राप्त होगी, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा, आपको इसको ध्यान देना है इस वाले केस को, ठीक है, इस केस को ध्यान देना है। इसमें जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो दर्पण के पीछे प्राप्त होगा, यानी प्रतिबिंब आपको किसी पर्दे पे प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो दर्पण के पीछे आपको दिखेगा। यानी जब आप दर्पण को देखोगे तो दर्पण में आपको वो प्रतिबिंब दिखाई दे, ठीक है। अब इसको हम दिखाने के लिए क्या करते हैं, ये जो आपकी किरण है बीई और एफ डी, इसको हमने पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से हमने पीछे बढ़ा दिया है, और यहाँ पे बी डैश, ये आपका क्या है बी डैश, ठीक है। अब ये बढ़ाया हमने, यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, बी डैश पे मिल रही है, यानी बी डैश पे जो है बी का प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एरो बना देंगे तो ये ए डैश हो गया, तो यहाँ पे आपको एक जो है प्रतिबिंब बी डैश ए डैश मिल रहा है, जो कि किसका प्रतिबिंब है, बी ए का प्रतिबिंब है। और कहाँ पे मिल रहा है, दर्पण के पीछे मिल रहा है, यानी हमें इस केस में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है ये हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होगा। वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त नहीं होता है, जो हमें पर्दे पे या स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होता है, वह प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। और वह प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा इसे, वह प्रतिबिंब जो हमें पर्दे पे प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा। अब हम बात करते हैं वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति आपकी कहाँ पे है, पोल यानी ध्रुव, पी ध्रुव और फोकस के बीच में, पी यानी ध्रुव और एफ यानी फोकस। बिहाइंड द मिरर, यानी आपको इमेज कहाँ पे मिलेगी, प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगी, दर्पण के पीछे। अब क्योंकि ये दर्पण के पीछे प्राप्त हुई है, ध्यान दीजिएगा, दर्पण के पीछे प्राप्त हुई है, इसलिए ये इमेज कैसी है, वर्चुअल यानी आभासी। एंड लार्ज यानी बड़ा, बड़ा प्रतिबिंब। और तीसरा क्या है, इरेक्ट यानी सीधा, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गया, नेचर यानी इसकी प्रकृति हो। तो ये आपका लास्ट वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और ये अलग है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना है। इसी केस में जो आपका अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के इसी केस में जो है आपका जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी बनता है, बाकी केसेस में कैसा होता है, वास्तविक होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा है, सीधा है, बाकी केसेस में वास्तविक है तो उल्टा है, ठीक है। बाकी और उसकी प्रॉपर्टीज भी हैं।
तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये आपके रे डायग्राम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इस जो आपके कॉन्केव मिरर होते हैं, अवतल दर्पण होते हैं, कि क्या क्या उपयोग होते हैं। तो पहला है शेविंग मिरर, ठीक है। शेव करने के लिए जो दर्पण, जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो आपका कौन सा होता है, कॉन्केव यानी अवतल, ठीक है। क्यों किया जाता है? शेविंग मिरर के तौर पे, मेकअप मिरर के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे कि हमने लास्ट केस की बात करी, जब आप वस्तु को जो है फोकस और पोल के पास रखते हो तो आपको कैसी इमेज मिलती है, बड़ी इमेज मिलती है, ठीक है। बड़ी इमेज मिलती है, बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब मिलता है। इसी क्वालिटी के कारण, इसी प्रकृति के कारण इसका उपयोग शेविंग मिरर के तौर पे किया जाता है या मेकअप मिरर के तौर पे किया जाता है, क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को जो है इस दर्पण के पास रखते हैं, और जब हम इसे पास में रखते हैं तो हमारे पास जो प्रतिबिंब मिलता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। वर्चुअल तो होता ही है, आभासी तो होता है, उसके साथ साथ सीधा भी होता है, और हमारा जो चेहरा है उसकी जो प्रतिबिंब है वो हमें बड़ा प्राप्त होता है। तो शेविंग करने में तब आसानी होती है, मेकअप लगाने में आसानी होती है, इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है, शेविंग मिरर पे। किसका? अवतल दर्पण का। इसको आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, इसका उपयोग हेडलाइट में भी किया जाता है, ठीक है। जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट होती है, आपकी टॉर्च की जो लाइट होती है, उसमें भी जो पीछे रिफ्लेक्टर लगा होता है, ठीक है, बल्ब के पीछे एक आपको जो है चमकीला सा दर्पण दिखाई देता है, वो आपका कॉन्केव मिरर ही होता है, आपका अवतल दर्पण ही होता है। क्यों इसका उपयोग किया जाता है? बेसिकली यहाँ पे जो है बल्ब को फोकस पे रखा जाता है, ठीक है, फोकस पे रखा जाता है बल्ब को। और जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप ई डायग्राम देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो जब भी हम वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं पैरेलल रेज मिल रही है, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि हमने वस्तु को कहाँ रखा है, फोकस पे। तो यहाँ से जो किरणें निकल रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद एक दूसरे के समानांतर हो। तो अगर हम इस वस्तु की जगह अगर हम बल्ब को रख देते हैं तो बल्ब से किरणें निकल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ठीक है। तो ये बल्ब से जो किरणें निकल रही है वो क्या होंगी, इस दर्पण पे टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये किसके समानांतर हो जाएंगी, एक दूसरे के समानांतर, साथ ही साथ आपके जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर होंगी, जिसके कारण एक अच्छी बीम निकलेगी, यानी जो लाइट है, प्रकाश है, उसकी एक अच्छी सी बीम निकलेगी, जिससे आप आगे की चीजों को देख पाएंगे। जो भी चीज है, जैसे अगर आप गाड़ियों के हेडलाइट में लगाते हैं तो आगे कौन सी वस्तु है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा, अंधेरे में आपको पता चल जाए। इसी तरीके से टॉर्च में भी इसका उपयोग किया जाता है। टॉर्च में भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बहुत अच्छी बीम, लाइट की जो बीम होती है, ठीक है, जो प्रकाश पुंज होता है वो काफी अच्छा ये हमें इससे प्राप्त होता है। इसलिए हम जो आपकी गाड़ियों की हेडलाइट है, टॉर्च है, यहाँ पे कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी तरीके से जो आपकी सोलर भट्टियां होती हैं, यानी सोलर फर्नेस या सोलर कुकर जो होता है, उसमें भी हम कॉन्केव रिफ्लेक्टर का उपयोग करते हैं। अवतल जो है परावर्तक का उपयोग किया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में। तो ये किस शेप में होता है, आपका कॉन्केव, अवतल आकार में होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे कि हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि किरणें क्या हो रही है, समानांतर है, और वो क्या करा उन्होंने, कॉन्केव मिरर जो है अवतल दर्पण से टकराई, टकराने के बाद वो फोकस से पास हो गई। तो इस केस में जो आपका कुकर होता है या जो भी आपको खाना पकाना है, उसे इस कॉन्केव रिफ्लेक्टर के, अवतल परावर्तक के जो है फोकस पे रखा जाता है, ताकि सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, क्योंकि ये इन्फिनिटी से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो ये कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी। ये इससे टकराएंगी, टकराने के बाद ये जो है, जो भी आपने सामान रखा है, कुकर रखा है, उस पे जाएगी और वहां पे सारी की सारी जो रेज है, ठीक है, जो सारी की सारी किरणें है वो एक जगह फोकस हो जाएगी, एक जगह पड़ेगी, जिससे
आपका खाने को ज्यादा गर्माहट मिलेगी और वो अच्छे से आसानी से पक पाए। ठीक है, तो इसका उपयोग सोलर फर्नेस में भी किया जाता है, सोलर भट्टियों में भी किया जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण कंप्लीट हो गया। आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। से डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किरण आरेख जितने भी मैंने आपको बताए हैं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके साथ जो इसकी एप्लीकेशन है, इसके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। अब हम चलते हैं अगले दर्पण की तरफ। ठीक है, जो आपका अगला गोलीय दर्पण है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, दो प्रकार के आपके पास गोलीय दर्पण होते हैं। एक आपका कॉनकेव है यानी अवतल, और दूसरा आपका उत्तल यानी जिसे आप कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बेटा जैसे कि अभी हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। ठीक है, पहले तो हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा कि जो अवतल दर्पण होता है वो क्या होता है। तो इसको एक और तरीके का दर्पण कहते हैं यानी कॉन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पे जितने भी समानांतर किरणें पड़ती हैं, पढ़ने के बाद फोकस पे क्या हो जाती है, मिल जाती। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया, ये मैंने आपको बार बार बताया। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो इसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, क्योंकि जब इस पे समानांतर किरणें पड़ती हैं तो वो फोकस पे मिलती नहीं है, वो इधर उधर बिखर जाती। ठीक है, और जब वो बिखरती हैं, इधर उधर बिखर जाती है, डाइवर्ज हो जाती हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही। ठीक है, होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हमें ऐसा लगता है। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम कुछ जो है आपके किरण आरेख हैं, रे डायग्राम के जो नियम है वो देखेंगे। ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका फोर्थ है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल ऑपोजिट है, वैसे ही है, वही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, अब पहला जो है आपका पहला नियम जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो किरण आई, ठीक है, किरण आई और वो इस मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है यानी पैरेलल। जैसे कि उस केस में था, उसमें भी हमने देखा था कि मुख्य अक्ष के किरण क्या है, समानांतर है। समानांतर पड़ी इस पे, ठीक है, पड़ी एक बिंदु पे, ओ बिंदु पे पड़ी, टकराई और फिर वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई, डाइवर्ज होगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आई, इस तरीके से डाइवर्ज होगी, इधर से आई, इधर डाइवर्ज होगी। फर्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर हम जिस तरफ या जिस दिशा में ये जो है, जो आपकी परावर्तित किरण है वो गई, उसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, पीछे बढ़ाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही। ठीक है, यानी इस केस में जो भी किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, टकराने के बाद या परावर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसे आप जब बढ़ाते हैं तो आपको ऐसा लगता है वो फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता नहीं, पर आपको लगता है, इसे आप डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं। इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है आपकी सेकंड फिगर में है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, यानी अपतित किरण है, वो पड़ती है, ठीक है, आपके उत्तल दर्पण पे पड़ती है, ओ बिंदु पे, टकराने के बाद जो है ये किसके समानांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है फर्स्ट। थर्ड जो है, थर्ड केस में क्या हो रहा है, जैसे हमने पिछले केस में पढ़ा था, थर्ड में क्या हुआ था कि जो किरण सी से पास हो रही है, वक्रता केंद्र से पास हो रही है, वो टकराने के बाद उसी पथ से वापस चली जाती। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो किरण है वो पड़ी, किस पे पड़ी, आपके अब उत्तल दर्पण पे पड़ी, टकराई, टकरा के वो वापस हो गई। अब इसे हम एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये सी पे जा रही है। हमें ऐसा लग रहा था कि इसकी जो दिशा थी वो सी की तरफ थी, पर यहाँ से टकराने के बाद वापस होगी, यानी वह किरण
जो पड़ती है और हमें ऐसा लगता है कि वो सी पे जा रही है, वक्रता केंद्र पे जा रही है, टकराने के बाद वो वहीं से ही वापस जाती है, उसी पथ से वो चली जाती है। चौथा नियम है कि जब कोई किरण जो है आपके जो उत्तल दर्पण है उसके ध्रुव पे टकराती है, ठीक है, टकराती है, ये आपकी आपतित किरण है, टकराने के बाद वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्टेड जो है रे है या फिर परावर्तित किरण है। तो इस केस में जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो आपका मुख्य अक्ष है और अपतित किरण है, ये क्या है, आपकी अपतित किरण है, इंसिडेंट रे अपतित किरण है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे आप एंगल आई कहते हैं। इसी तरीके से जो आपका ये मुख्य अक्ष है और ये परावर्तित किरण है, इनके बीच में जो एंगल बनता है इसे आप परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल आर। तो इस केस में ये एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं, वैसे ही हैं जैसे हमने उसमें डिस्कस की, बस इसकी थोड़ा सा जो इसका कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफरेंट। अब हम बात करते हैं इस केस में जो आपके किरण आरेख है उनकी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो ही किरण आरेख हैं। पहला जो है हमने जो है वस्तु को, क्योंकि कहाँ पे रखा जाएगा, सामने, फ्रंट पे, मिरर के फ्रंट पे, और इस केस में जो दर्पण है जैसे कि मैंने आपको बताया वो कौन सा है, उत्तल है। तो उत्तल दर्पण का जो कर्व वाला एरिया है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है, जो इस तरीके से वक्र जो होता है वो कैसा है, पॉलिश्ड है, कर्व पॉलिश्ड है, और इसका ये वाला जो एरिया है वो कैसा है, ये वाली जो सतह है वो कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी परावर्तक सतह। अब हमने क्या किया, इस केस में जो आपका फोकस बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, वो किस तरफ होगा, आप देख सकते हैं, दर्पण के पीछे, ठीक है, दर्पण के पीछे, यानी इस केस में जो फोकस है वो कैसा हो रहा है, आपका आभासी हो, ठीक है, वर्चुअल है, और ये सब चीजें आपकी राइट साइड में बनेंगी, ठीक है, इस तरीके। अब फोकस के जो आपका पोल है, ये जो दर्पण है, दर्पण के आगे आप वस्तु को कहीं पे भी रख सकते हैं। हमने दर्पण के आगे रखा है, यानी दर्पण के आसपास ही, बहुत ज्यादा दूरी पे, इन्फिनिटी पे या अनंत पे नहीं रखा है। पहले केस में हमने दर्पण के पास ही रखा। अब यहाँ पे आपके पास बी ए जो है वो आपकी वस्तु है, बी बिंदु से एक किरण निकलती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, टकराई वो डी बिंदु पे और फिर वहां ऊपर चली गई, डी जो है वो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे डाइवर्ज हो गई। अब इसका जो पथ है, जो उसने आप पथ लिया, जो डायरेक्शन ली, जो दिशा ली, उसको हमने पीछे एक्सटेंड कर, ठीक है, पीछे बढ़ाया, जो कि आपको डॉटेड लाइन में आपको दिखाई दे रही है। और ये कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे। दूसरी किरण बी से निकलती है, ठीक है, वो यहाँ पे एक बिंदु है, ये ई मान लीजिए, यहाँ पे टकराती है, और अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, यानी दर्पण के पीछे तो जाएगी नहीं, आप जानते हैं दर्पण के पीछे तो जाएगा नहीं, ये कैसी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है, दर्पण एक अपारदर्शी वस्तु है, इसके पीछे तो आपकी किरणें जाएंगी नहीं। तो हमने क्या किया, हमने उसके पथ को, जो उसका पथ है उसे बढ़ाया, तो हमें क्या लगा कि ये सी बिंदु पे गुजर रही थी, तो ये क्या हो गई, किरण इस ए बिंदु से वापस चली, ठीक है। अब जो आपने ये एक्सटेंड किया, ये जो बढ़ाया, कहाँ बढ़ाया, दर्पण के पीछे, डॉटेड लाइन में बढ़ाया, ये एक बिंदु पे एक दूसरे को काट रही है। ये जो है आपके बी बिंदु का जो है प्रतिबिंब है, इस पे आपने एक एरो बना दिया, तो यहाँ पे आपके पास बी डैश ए डैश आपके पास क्या आ गया, प्रतिबिंब, ठीक है, बी डैश ए डैश आपके पास क्या आ गया, प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं इसके नेचर की, क्वालिटी की, कि इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, इस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी प्रतिबिंब आपको कैसा मिल रहा है, वर्चुअल, आभासी। जब भी आपको प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होगा वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि आपको ये जो इमेज है वो पर्दे पे प्राप्त नहीं हो, ठीक है। तो वर्चुअल यानी आभासी।
और कैसा होगा, वस्तु से छोटा, ठीक है, इसका आकार कैसे होगा, छोटा होगा, किससे, वस्तु से। और आभासी है तो ये आपकी हमेशा सीधी ही इमेज बनेगी, ठीक है, इरेक्ट यानी सीधा, यानी सीधा प्रतिबिंब। तो आपको प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, आभासी प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब और सीधा। और छोटा किससे होगा, वस्तु से छोटा होगा, ठीक है। तो पोजीशन यानी वस्तु की जो ये है स्थिति क्या है, इसकी वस्तु की, कहाँ पे है वस्तु, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, यानी अनंत तथा ध्रुव के बीच में। अनंत यानी बहुत दूर और ध्रुव इसके बीच में, यानी ध्रुव के पास ही। दूसरा है ये आपके पास इमेज पोजीशन यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे मिली आपको, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है। और कहाँ पे, दर्पण के पीछे, यानी दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस यानी एफ के बीच में, ठीक है। और नेचर यानी प्रकृति कैसी थी, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति थी आभासी, छोटा और सीधा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जब आप वस्तु इन्फिनिटी पे रखते हैं यानी अनंत पे वस्तु है, तो अनंत पे वस्तु है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी वस्तु अनंत में होती है उससे आने वाली किरणें कैसी होती है, समानांतर होती है, ठीक है, किसके, आपके मुख्य अक्ष के। तो यहाँ पे हमने दो किरणें ली है, एक आपने जो है मुख्य अक्ष वाली किरण ली है, ठीक है, और दूसरी किरण जो है वो आपकी ये ली है बी से जो आ रही है, ये डी पॉइंट पे टकराई और फिर ये इधर से चली गई। अब इसे एक्सटेंड किया, बढ़ाया, पी पे मिल रही है, ये भी आपकी पी पे मिल रही है, यानी जो हमें यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है, सॉरी एफ पे मिल रहा है, ठीक है, एफ पे, फोकस पे। जो आपका डी वाली, डी पॉइंट पे जो बीडी जो आपका किरण है वो टकराती है तो वो एफ पे हमें मिलती हुई लगती है। इसी तरीके से जो आपकी दूसरी किरण है वो भी आपकी एफ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, यानी जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो कहाँ पे मिल रहा है, दर्पण के पीछे, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा। दूसरा बिंदु के आकार का होगा यानी पॉइंट साइज होगा और सीधा होगा। तो इसकी जो प्रकृति है वो है वर्चुअल, पॉइंट साइज और इरेक्ट। आप लिखेंगे आभासी बिंदु के आकार का और सीधा, ठीक है। और वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर है इस केस में, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। और कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे बन रहा है आपका प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे एफ पर, ठीक है। तो ये इसमें इस तरीके से ये आपका होगा। जीआईसी दराव आपको ये समझ में आया है तो हाथ खड़ा कीजिए। जो अभी हमने किरण आरेख देखे, ये आपका किरण आरेख है कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। क्या आपको ये दोनों समझ में आ गए हैं, हाथ खड़ा कीजिए। जितना आपको अभी पढ़ाया गया है समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप खड़े होके पूछ सकते हैं, माइक लेके पूछ सकते हैं अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो। जीआईसी केला खेरा, क्या आपको ये समझ में आया, बेटा हाथ खड़ा कीजिए अगर आपको समझ में आया है तो। ठीक है बेटा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं माइक लेके। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की, इसके उपयोग की। तो इसका जो है उपयोग, यानी जो आपके कॉन्वेक्स मिरर है इसका उपयोग जो है रियर व्यू मिरर यानी पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। इसका अर्थ ये है कि आपने देखा होगा आपकी जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियां होती है, गाड़ियों पे दर्पण लगे होते हैं जिससे आप पीछे का देख पाते हैं।
तो वहां पे आपके उत्तल दर्पणों का यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है इसको आप समझ लेते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी कि जो आपके उत्तल दर्पण है ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके साथ साथ जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे बी केस में, ठीक है, बी केस में, ए केस में कि जो प्रतिबिंब है वो छोटा बन रहा है। तो इसके कारण क्या होता है, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं तो इससे ना जो पीछे का व्यू है वो पूरा ले लेता है। ठीक है, पूरा का पूरा जो एरिया है पीछे का, उसका पूरा व्यू, पूरा जो दृश्य है वो आपको आसानी से इस दर्पण पे दिखाई देता है। इसीलिए इसका उपयोग कॉन्वेक्स मिरर में किया जाता है, या कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का इस तरीके से पार्श्व दृश्य दर्पण यानी रियर व्यू मिरर के तौर पे उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है सिक्योरिटी के पर्पस में भी किया जाता है, यानी ज्वेलरी शॉप जो होती है आपकी, जो जेवर की दुकानें होती हैं, वहां पे भी इसी का उपयोग किया जाता है। पहले जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए जब सीसीटीवी नहीं हुआ करते तब भी इसका उपयोग सिक्योरिटी के लिए किया जाता था, क्योंकि इन दर्पणों पे क्या होता है, एक बड़े एरिया का जो है आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। तो जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, ठीक है, जो भी देख रेख कर रहे हैं, सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनको आसानी से सब कुछ दिखाई दे जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग इसलिए सिक्योरिटी के लिए किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा के उपयोगों से किया जाता था। इसका उपयोग जो है जो आपके रोड होते हैं, रोड में भी किया जाता है। रोड में जहाँ पे मोड़ होते हैं, काफी खतरनाक मोड़ होते हैं, वहां पे भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो गई, सारी प्रॉपर्टीज होगी। ये भी इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ये वाला है कि इसका उपयोग रियर व्यू मिरर के तौर पे किया जाता है। तो बच्चों हमने आज जो है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो साइन कन्वेंशन है और न्यूमेरिकल्स वगैरह जो होते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे आपका जो लेंस का टॉपिक है उसे स्टार्ट करें। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको दर्पण के जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए वो आपको समझ में आए होंगे। जो आपके किरण आरेख है यहाँ पे, चाहे आपके उत्तल दर्पण के हो या अवतल दर्पण के हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए, वो भी आपको अच्छे से समझने हैं। जो इसके अनुप्रयोग हैं यानी यूजेस हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको एक तो किरण आरेख बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितने भी डायग्राम्स हमने डिस्कस किए सारे के सारे अच्छे से प्रैक्टिस कर करके जो है लर्न करने हैं। ये तो आते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। नेक्स्ट आपके जो इसमें अनुप्रयोगों के बारे में हमने पढ़ा वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जो हमने रिफ्लेक्शन का यानी परावर्तन के जो नियम पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है। जितना आपको पढ़ाया गया है उसे अच्छे से पढ़ना है। इसके साथ साथ जो आपको और जितने भी आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं उनको भी आपको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और जो आगे के टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट हम जो उसके फॉर्मूले पढ़ेंगे उनको आपको थोड़ा सा देख के आना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको डिस्कस करेंगे, साथ में ही उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।